जी स्टूडेंट, अब हमारे पास अगला टॉपिक है इसके साथ ही रिलेटेड 7.2.3 और इसको हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये कर्व के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें डायग्राम भी है और डिटेल भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो इसमें हमने अब एक करना है कर्व को डिस्कस, और उसको हम ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल, किसी भी सॉलिड मटेरियल का बिहेवियर स्टडी करने के लिए अंडर दी अप्लाइड स्ट्रेस, आपने किसी भी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया और उस अप्लाइड स्ट्रेस के नतीजे में आप किसी मटेरियल को स्टडी करते हैं, तो हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं। वी यूज़ टेंसाइल टेस्ट लेंथ वाइज उस मटेरियल को स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेन नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, विद द हेल्प ऑफ मशीन। हम मैकेनिकल उसको चेक करते हैं विच स्ट्रेन द मटेरियल at a fixed linear rate, हम उस मटेरियल को एक्सटेंड करवाते हैं, स्ट्रेन देते हैं लीनियर रेट के साथ एंड रिकॉर्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी हम मैकेनिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और उसके हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं, कर्व प्लॉट कर रहे होते हैं। तो इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नाम देते हैं। स्टूडेंट, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल under applied stress, we use tensile test with the help of a machine which strain the material at a fixed linear rate and record the stress। यानी हम मटेरियल को स्ट्रेन और स्ट्रेस की रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग पर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा उसमें स्टूडेंट ये होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेन है, जो चेंज इन लेंथ आ रहा होता है, जिसको हम डेल्टा एक्स भी नोट करेंगे, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास आ जाता है और जो स्ट्रेस होता है वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस, यानी जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है एलोंग वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, शो करा देता हूँ, उस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ में हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं ए, बी, सी, डी और ई। और जैसे भी बताया था कि स्ट्रेन को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फिट करते हैं, स्ट्रेस को हम वर्टिकल एक्सिस पे फिट करते हैं। पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है और ये हमारे पास डिफरेंट रीजन है। ये एक रीजन है, ये अगला रीजन है। तो इन रीजन को हम अब एक्सप्लेन करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक पॉइंट बनाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉइंट आपके पास ओ से लेकर ए तक, पॉइंट ओ टू ए, यहाँ पर क्या है और क्या हो रहा और क्या चीज़ है। इनिशियल स्टेज पे जब आप स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, मटेरियल के ऊपर, व्हेन स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड, तो स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीज्ड। जब आपने किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ कर रहा, मींस के दे आर लीनियर। और ये जो लीनियर बिहेवियर है ये आपके पास
एक प्रोपोर्शनलिटी है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ये आपके पास जो बिहेवियर है ये O/A शो हो रहा, मींस के इस पोर्शन की हम अगर बात करेंगे, ये जो मैंने इसको शेडेड रीजन दे दिया, ये जो आपके पास ये बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके पास यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब सुनिए, ये जो आपके पास बिहेवियर शो हुआ इसको हम कहते हैं कि हुक्स लॉ इज़ वैलिड हेयर। इस रीजन में हुक्स लॉ जो है ये वैलिड है, क्योंकि हुक्स लॉ भी कहता है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो रीजन है OA, इसमें आपके पास हुक्स लॉ जो है ये वैलिड है। अब ये जो पॉइंट आपके पास A है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि ये एक लिमिट है। इस लिमिट के आगे पर जाके आपके पास हुक्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। तो पॉइंट A एक लिमिट है और पॉइंट A को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक प्रोपोर्शनल लॉ जो है ये वैलिड है, हुक्स लॉ। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोपोर्शनल लिमिट है पॉइंट A। ठीक है, ये तो स्टूडेंट आपके पास O/A हो जाएगा। हुक्स लॉ इसमें आपके पास वैलिड होता है। और यहाँ तक हम ये भी कहते हैं कि आपके पास ग्रेटेस्ट स्ट्रेस विच मटेरियल कैन एंड्योर, यहाँ तक सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो किसी मटेरियल ने बर्दाश्त किया है विदाउट लॉसिंग दी स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी, बग़ैर किसी स्ट्रेट लाइन को लॉस किए, यहाँ तक आपके पास ये लॉ वैलिड है। और ये मैक्सिमम स्ट्रेस था कि उन्होंने विदाउट लॉसिंग स्ट्रेट लाइन जो है वो बॉडी ने किया है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो हम आगे जाते हैं जी पॉइंट A to B तक, A से B तक के पॉइंट की हम बात करते हैं, यानी हम नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। तो जब आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी एंड हो जाती है, तो अगर आप इस रीजन में A to B रीजन में स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इफ़ स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड, आपने बॉडी से स्ट्रेस को रिमूव किया A to B में भी, यानी आपने फर्दर भी स्ट्रेस अप्लाई किया, यहाँ तक आपके पास स्ट्रेस फर्दर आपने अप्लाई किया है, और अब आप इस स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। इफ़ स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था बॉडी को, अगर आप उसको रिमूव करें, द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो इस जगह के ऊपर भी आपके पास अगर पॉइंट B तक भी आप स्ट्रेस को रिमूव कर दें, बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, एबिलिटी टू रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन को हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। और ये जो रीजन बना है A to B, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। ठीक है, इलास्टिक रीजन को मैं अगर कोई कलर दूं तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस रीजन को स्टूडेंट हम इलास्टिक रीजन का नाम दे रहे हैं। इस जिसको मैं शेडेड रीजन कर रहा हूँ, ये हमारे पास इलास्टिक रीजन है, यानी मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। यहाँ से मटेरियल अपने आप को, अगर आप यहाँ से इसकी स्ट्रेसेस को रिमूव कर देंगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। और ये जो आपके पास पॉइंट B बना है, पॉइंट B को हम नाम देते हैं इसके हवाले से कि इलास्टिक लिमिट। ठीक है ना, पॉइंट B को हम कहते हैं ये इलास्टिक लिमिट है, यानी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकती है। सो पॉइंट B इज़ द इलास्टिक लिमिट इन दिस सिचुएशन। और इस सारी रीजन को O to B, इस सारी रीजन को हम इलास्टिक रीजन का नाम देंगे, जैसे मैंने ग्राफ में आपको शो करा दिया था। और स्टूडेंट जो हमारे पास B पॉइंट है, B पॉइंट को हम एक और भी नाम देते हैं, यानी इलास्टिक लिमिट तो हमने उसको नाम दिया हुआ है, उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है यील्ड पॉइंट। ठीक है, और इससे आगे एक पॉइंट हमारे पास आ रहा पॉइंट C। पॉइंट C को हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, यानी कुछ मटेरियल जो है उसमें आप फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद
बॉडी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो कुछ मटेरियल होते हैं जिसका लोअर यील्ड पॉइंट होता है, यानी मटेरियल, मैं यहाँ लिख देता हूँ मटेरियल विद लार्ज ग्रेन साइज। जिस तरह हमने पिछले किसी लेक्चर में डिस्कस किया है ग्रेन बाउंड्रीज और ग्रेन साइजेस, तो मटेरियल विद लार्ज ग्रेन साइजेस टिपिकली हैव लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास यील्ड पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी हमारे पास लोअर यील्ड पॉइंट होता है और तकरीबन 0.1% इन स्ट्रेस स्ट्रेन जो है परमानेंट सेट जो है हम इसमें कह सकते हैं। ये जो आपके पास परमानेंट सेट 0.1 यानी लेस देन 1% जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में, इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट, यानी मटेरियल अपने लिमिट से आपने ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, पॉइंट सी में ये मतलब है कि मटेरियल आपने अपने लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है और अगर आप इस लोड को रिमूव करते हैं तो इट डज़ नॉट फुली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी पॉइंट सी से आपके पास बॉडी उसी तरह ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी, अगरचे कुछ हद तक वापस आ जाएगी, लेकिन आपके पास बॉडी जो है वो स्लाइटली स्ट्रेच्ड रहेगी, उसके अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल है वो थोड़े से डिस्प्लेस रहेंगे। और अगर आप उसको फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देते हैं बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, यानी आप इस सी पॉइंट से आगे जाएंगे, फर्दर आप स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे, यील्ड पॉइंट से आगे स्ट्रेस और बढ़ा रहे हैं आपके पास, तो फिर आपके पास जो है बॉडी गेट परमानेंटली चेंज्ड एंड डज़ नॉट रिकवर टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसको हम एक बिहेवियर का नाम देते हैं, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हमारे पास एक बिहेवियर है कि आपके पास व्हेन अ बॉडी डज़ नॉट रीगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड, जब आप स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड द बॉडी या सॉलिड मटेरियल डज़ नॉट रीगेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डज़ नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकती। ठीक है, इट्स ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन, तो बॉडी जब ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती तो आप लोअर यील्ड पॉइंट से भी आगे स्ट्रेस अप्लाई कर चुके हैं, तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, और ऐसे मटेरियल को हम कह देते हैं प्लास्टिक मटेरियल। और अगर आप इसके ऊपर स्ट्रेस ज़ीरो भी कर दें, यानी आप इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस को ज़ीरो भी कर देंगे तो भी आपके पास स्ट्रेन ज़ीरो नहीं होगा, यानी स्ट्रेस अगर आप 100% ज़ीरो कर दें, रिमूव कर दें, तो स्ट्रेन जो चेंज इन बॉडी है, जो उसके अंदर स्ट्रेचिंग है, वो ज़ीरो नहीं आएगी। तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर। और स्टूडेंट ये जो येलो शेडेड रीजन हमारे पास है, इस येलो शेडेड रीजन में ये जो हमारे पास रीजन है सारा, इस रीजन को हम नाम दे रहे हैं प्लास्टिक रीजन। ये सारा रीजन हमारे पास प्लास्टिक रीजन में काउंट होगा। ठीक है, मटेरियल अभी परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है, मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, तो येलो किस्म का जो हमारे पास रीजन है इसको हम नाम दे देते हैं प्लास्टिक रीजन। इस तरह स्टूडेंट पॉइंट डी के बारे में अब हम कहेंगे पॉइंट डी ग्राफ में। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसका नाम हमने यहाँ पर दिया है जी ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, हम ये कहेंगे कि स्ट्रेस इज़ इंक्रीज फर्दर, अगर आप स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ा देते हैं, स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है, फर्दर, अगर आप स्ट्रेस को फर्दर इंक्रीज़ कर देते हैं तो इससे आपके पास एक पॉइंट अचीव होगा ग्राफ में, पॉइंट डी। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट आ जाता है। ये जो आपके पास पॉइंट डी आ जाता है, इसको आप कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस।
ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो विद स्टैंड विच अ मटीरियल कैन, ये आपके पास मटीरियल मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो यहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो ही आप इस पॉइंट को क्रॉस कर देते हैं, यानी आप फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज़ कर देते हैं आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट डी को आपने फर्दर क्रॉस कर दिया, आप आगे चले गए हैं, द बॉडी बिकम ब्रेक, बॉडी जो है वो टूट जाएगी और बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस थी वो ख़त्म हो जाती हैं। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी टूट गई है, उसको हमने नाम दे दिया, ई पॉइंट का नाम दे दिया, जिसको हमने कहा फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट हम दो किस्म के मटेरियल जो है वो बिहेवियर शो करेंगे। ये तो हमारे पास काफ़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट के साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा। दो मटेरियल का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे स्टूडेंट। एक हम यहाँ पर लिखेंगे जी डक्टाइल मटेरियल और एक को हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टाइल कौन से होते हैं? सब्सटेंस, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ सब्सटेंसेस, ऐसे मटेरियल, सब्सटेंसेस which undergoes plastic deformation, जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाती है until they break, इसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में रीगेन नहीं होगी, लेकिन टूटेगी भी नहीं, until they break, जब तक टूटते नहीं है तब तक हम उसको कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है जी कॉपर, एग्जाम्पल इसका है जी लेड, और इसमें एक और एग्जाम्पल है, अगर हम उसको कह देते हैं जी रॉट आयरन। तो ये आपके पास वो मटेरियल होते हैं कि जो मटेरियल आपके पास अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन तो नहीं करते लेकिन टूटते भी नहीं है, प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, तो ये डक्टाइल सब्सटेंस हो जाते हैं। एक आपके पास आ जाते हैं जी ब्रिटल सब्सटेंसेस, ब्रिटल मटेरियल। स्टूडेंट ब्रिटल मटेरियल में हम ये कहेंगे कि सब्सटेंसेस या मटेरियल, ठीक है, जो टूट जाते हैं, सब्सटेंसेस which break just after इलास्टिक लिमिट जो ही ख़त्म हो जाता है, जो आपके पास पॉइंट ए था इलास्टिक लिमिट, आर कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस, वो फ़ौरन टूट जाते हैं। उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो शो नहीं होता। ठीक है, यानी उसके अंदर वो बेंडिंग वाली प्रॉपर्टी को बेंड हो जाएंगे, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये चीज़ें इसमें नहीं होती। इसकी एग्जांपल है आपके पास ग्लास और हाई कार्बन स्टील। ये जो दो मटेरियल है ये मोस्टली ये ऐसा बिहेवियर शो कर देते हैं कि अगर पॉइंट ए के बाद आपने इसको फर्दर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये टूट जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल, और जो आपके पास बिहेवियर शो करते हैं उसको हम नाम देते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो ये डिफरेंशिएट में भी आ सकता है। बाकी आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।